हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का पार्ट 2, जिसमें मैं कवर करूंगी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्नोसिस। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लें, जिसमें मैंने कवर करा है कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस ऑफ बोथ द पल्पाइटिस, ताकि आपके इंपॉर्टेंट बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट मिस ना हो। नाउ लेट्स मूव अहेड विद टुडेज एक्सप्लेनेशन। डायग्नोसिस, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे पेन की। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेन जो होगा वो रिसेंट का होगा, कुछ दिनों से पेशेंट को पेन हो रहा होगा। लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेन लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, पेशेंट को काफ़ी हफ्तों से या फिर महीनों से पेन हो रहा है, या तो वो उसको अवॉइड कर रहा है या फिर मेडिसिन ले रहा है। नेचर, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में शार्प शूटिंग और पियर्सिंग पेन होता है, चुभने वाला पेन होता है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए डेल्टा फाइबर्स। ऑल्सो रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेन जो होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में डल थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सी फाइबर्स। इसमें पेन या तो इंटरवल्स में होगा या फिर कंटिन्यूसली पेशेंट को पेन होगा। थर्ड इज स्टिमुलस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टिमुलस इंड्यूस्ड पेन ही होगा। पेशेंट को कोल्ड फूड या बेवरेजेस से, स्वीट से, कभी कभी पेशेंट को सोर से भी पेन हो सकता है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में या तो स्टिमुलस की वजह से होगा या फिर बिना स्टिमुलस के भी पेन इंड्यूस हो सकता है। स्टिमुलस में अर्ली स्टेज में कोल्ड से पेन होगा, एडवांस स्टेज में हीट से पेन होगा, या फिर बिना स्टिमुलस के होगा, जिसको हम स्पॉन्टेनियस पेन बोलते हैं। कितनी देर तक पेन होगा स्टिमुलस हटाने के बाद? रिवर्सिबल पल्पाइटिस में जैसे ही स्टिमुलस को हटाएंगे पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस में अगर हम स्टिमुलस को हटाएंगे तो पेन लिंगर करेगा, यानी पेन परसिस्ट करेगा कुछ मिनट तक, घंटों तक, या फिर कुछ दिनों तक। लोकलाइजेशन, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हमेशा पेन लोकलाइज्ड होता है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए डेल्टा फाइबर्स। लेकिन इन रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेन रेडिएट करता है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व दोनों ही ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांचेज हैं। तो जो मैक्सिलरी टीथ और मैंडिबुलर टीथ होते हैं वो सप्लाइड होते हैं बाय द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व, विच इज़ द ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। दोनों नर्व्स के जो सेंसरी फाइबर्स है वो एक ही पाथवे को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेन रेडिएट हो रहा है, रेफर्ड हो रहा है। दूसरा रीज़न है कि सी फाइबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सी फाइबर कहाँ प्रेजेंट है? कोर ऑफ द पल्प में, नियर द नर्व्स के। तो ये फाइबर्स जो होते हैं ये डिफ्यूज पेन करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है पेन का, इसीलिए पेशेंट को रेफर्ड या फिर रेडिएटिंग पेन होता है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर जो पेन को इंड्यूस कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में कोल्ड फूड या फिर बेवरेजेस या स्वीट से पेशेंट को पेन इंड्यूस हो रहा है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में अर्ली स्टेज में तो कोल्ड से होता है, एडवांस्ड स्टेज में पेशेंट को हीट से पेन होता है। टूथ पे ज़रा सा भी प्रेशर पड़ता है, जैसे कि बाइटिंग या फिर चूइंग के टाइम पे, तो पेशेंट को पेन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पीडीएल फाइबर्स का और पेरियापाइकल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। हल्का सा भी टूथ पे प्रेशर पड़ेगा तो बहुत तेज पेशेंट को पेन होगा। पेन अकर ड्यूरिंग लाइंग डाउन, जब भी पेशेंट लेटेगा तो पेशेंट को पेन बढ़ जाएगा या एग्रीवेट होगा। क्यों? सिर्फ ब्लड फ्लो की वजह से। रिलीविंग फैक्टर्स, वो फैक्टर जिनसे पेशेंट को रिलीव मिलेगा। जैसे रिवर्सिबल पल्पाइटिस में जैसे ही हम स्टिमुलस को हटा देंगे पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर पेशेंट कॉन्टिन्यूसली कोल्ड अप्लाई कर रहा है तो पेन इंटेंसिफाई हो सकता है। दूसरा, मेडिसिन से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। नाउ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री वी कैन गो फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट के मुंह में चेक करेंगे कहीं केरीज तो नहीं प्रेजेंट है, कोई रेस्टोरेशन तो नहीं है, कहीं टूथ फ्रैक्चर तो नहीं है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पल्प को इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन तो नहीं है। देन हम करेंगे परकशन। परकशन करने के लिए सबसे पहले हम प्रोब लेंगे और उसके बैक साइड से परकस करेंगे हमारे टूथ को। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्योंकि ना तो पीडीएल फाइबर इन्वॉल्व है ना ही पेरियापाइकल इन्वॉल्व है, तो रिस्पॉन्स जो होगा वो नेगेटिव आएगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा परकशन करने के बाद। तो इसको बोलेंगे टेंडर ऑन परकशन नेगेटिव है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से पीडीएल भी और पेरियापाइकल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जब भी आप परकशन करोगे तो पेशेंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो एडवांस स्टेज में आएगा, इसीलिए बोलेंगे टीओपी पॉजिटिव है। नाउ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। जैसे कि इस एक्सरे में दिख रहा है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में केरीज इन्वॉल्व कर रही है इनामल को और डेंटिन को। पल्प ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली एक्सपोज्ड है। सेकेंड पिक्चर में सिमिलरली केरीज इन्वॉल्व कर रही है इनामल एंड डेंटिन को, पल्प इन्वॉल्व नहीं है, पीडीएल भी नॉर्मल है, लमाइना ड्यूरा भी नॉर्मल है, पेरियापाइकल कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। इन दिस एक्सरे यू कैन सी द रेस्टोरेशन, द टूथ इज ऑलरेडी रेस्टोर्ड। रेस्टोरेशन के नीचे पेशेंट को क्या है? केरीज हो रही है। इन केरीज को सेकेंडरी केरीज बोलते हैं। रेस्टोरेशन में कोई डिफॉल्ट हो सकता है, रेस्टोरेशन फ्रैक्चर हो सकती है, जिसकी वजह से माइक्रो लीकेज हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करे और केरीज हो गई।
इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में केरीज इन्वॉल्व कर रही है इनामल, डेंटिन और पल्प को डायरेक्टली वो एक्सपोज्ड कर रही है। इन सेकंड एक्सरे केरीज इन्वॉल्व कर रही है इनामल, डेंटिन और पल्प को डायरेक्टली एक्सपोज्ड कर रही है टू दी ओरल इन्वायरमेंट में। टूथ जो है वो ग्रॉसली डिकेड है। ऑल्सो इसमें हमें पेरियापाइकल हल्की सी रेडियोल्यूसेंसी भी देखने को मिल रही है। लमाइना ड्यूरा भी हल्का सा लॉस्ट है पेरियापाइकल रीजन में। ऑल्सो इन दिस एक्सरे केरीज इन्वॉल्व कर रही है इनामल, डेंटिन एंड पल्प को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही है। केरियस प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली पल्प को इन्वॉल्व या फिर एक्सपोज नहीं कर रहा है, बट ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि पहले हमारे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, उसके बहुत टाइम बाद हमारे वो चीज़ जो होती है वो रेडियोग्राफ में अपीयर होती है। यानी केरीज की वजह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का जो लॉस होता है वो बहुत पहले हो चुका होता है, उसके बाद हमें रेडियोग्राफ में देखने को मिलता है। इसका मतलब अब केरीज जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुकी है हमारे पल्प को इनडायरेक्टली। ऑल्सो इसमें हमें पेरियापाइकल एब्सेस भी देखने को मिल रहा है। लमाइना ड्यूरा वहाँ लॉस्ट है, पीडीएल की वाइडनिंग भी देखने को मिल रही है। सो हमें एक्सरे में क्या क्या देखना है? हमें देखना है सबसे पहले डेप्थ देखनी है केरीज की, कितनी डीप है केरीज, इनामल डेंटिन को इन्वॉल्व कर रही है या फिर पल्प को भी इन्वॉल्व कर रही है। दूसरा, कैविटी अगर प्रिपेयर करिए तो वो ज़्यादा डीप तो प्रिपेयर नहीं हो गई है। रेस्टोरेशन है तो ज़्यादा डीप रेस्टोरेशन तो नहीं है कि रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस जो है वो बहुत ही कम बची हुई है। दूसरा हम देखेंगे पीडीएल और लमाइना ड्यूरा। मोस्टली रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पीडीएल एंड लमाइना ड्यूरा नॉर्मल होते हैं। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की अर्ली स्टेज में नॉर्मल होते हैं, लेकिन एडवांस और लेट स्टेज में पीडीएल वाइडेंड हो जाता है और लमाइना ड्यूरा लॉस हो जाता है। पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसी रिवर्सिबल पल्पाइटिस में एब्सेंट होती है, लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन जो है वो पल्प के थ्रू पेरियापाइकल रीजन में पहुंच गया, जिसकी वजह से पेरियापाइकल एब्सेस होता है और एक्सरे में पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसी देखने को मिलती है। नाउ पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट, दीज टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एज अ शॉर्ट नोट भी और लॉन्ग नोट भी आता है। इसमें आते हैं थर्मल टेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल टेस्ट। थर्मल टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, कोल्ड टेस्ट एंड हीट टेस्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम कोल्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मोस्ट कॉमनली क्लिनिक्स में हम एंडो आइज यूज़ करते हैं। एंडो आइज का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडो आइज को हम एक कॉटन पैलेट लेते हैं। कॉटन पैलेट का साइज़ इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा। कॉटन पैलेट पे हम उसको स्प्रे करते हैं। देन सबसे पहले हम कॉन्ट्रालेटरल टूथ पर चेक करते हैं कि उसकी पल्प कितनी सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेंट्रल इंसाइजर में केरीज है और हमें उसको चेक करना है कि उसकी पल्प सेंसिटिव है या नहीं है, तो पहले हम कॉटन पैलेट को सेकंड क्वाड्रेंट के सेंट्रल इंसाइजर पे, जो कि नॉर्मल टूथ है, उस पर रखेंगे और चेक करेंगे कि पल्प कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद हम कॉटन पैलेट को जो अफेक्टेड टूथ है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेंट्रल इंसाइजर, उस पर रखेंगे। जो दोनों के रिजल्ट आएंगे उनको कंपेयर करेंगे कि जो अफेक्टेड टूथ है उसमें ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आया या फिर जो नॉर्मल टूथ है उसमें ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आया। तो बेसिकली रिवर्सिबल पल्पाइटिस में जो अफेक्टेड टूथ होता है वो कोल्ड स्टिमुलस को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और पेशेंट को एकदम से पेन होता है। लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में अर्ली स्टेज में तो पेशेंट को पेन होता है कोल्ड से, लेकिन एडवांस स्टेज में जब भी हम कोल्ड अप्लाई करते हैं अफेक्टेड टीथ पे तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब आते हैं हीट टेस्ट। इसका भी सेम प्रोसीजर है। इसमें भी वेरियस टाइप्स के मेथड्स हम यूज़ करते हैं। हीटेड इंस्ट्रूमेंट या फिर हीटेड गट्टा पच्चा स्टिक्स यूज़ करते हैं। उसको सबसे पहले नॉर्मल टूथ पर अप्लाई करते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। देन अफेक्टेड टूथ पर अप्लाई करते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। नॉर्मली रिवर्सिबल पल्पाइटिस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है जब भी हम उस पर हीट अप्लाई करते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में अर्ली और एडवांस स्टेज दोनों में ही अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो पल्प उसको रिस्पॉन्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ पेन। इलेक्ट्रिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पल्प टेस्टर यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हम मिनिमल हल्का सा करंट देते हैं, एकदम पल्प जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है, पेशेंट को पेन होता है। लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में अर्ली स्टेज में हल्के से लेस करंट से ही पल्प रिस्पॉन्ड दे देती है, लेकिन एडवांस स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा करंट अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके पल्प रिस्पॉन्ड करती है। नाउ ट्रीटमेंट। सबसे पहले रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हम प्रिवेंटिव मेजर करेंगे। हमें प्रिवेंट करना है कि केरीज डेवलप ही ना हो। प्रॉपर टूथ ब्रशिंग, माउथ वॉश एंड ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन, अगर कैविटी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा डीप कैविटी हो गई है तो हमें फिलिंग्स को अवॉइड करना है कुछ वीक्स तक के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फिलिंग कर देंगे तो थर्मल इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अवॉइड करना है अर्ली इंसर्शन ऑफ फिलिंग इफ कैविटी हैज़ डेवलप। अगर कैविटी डेवलप हो गई है तो एकदम से हमें उसमें फिलिंग नहीं करनी है, थोड़ा टाइम का वेट करना है, उसके बाद फिलिंग करनी है। अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप है, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस बहुत कम बची है, तो पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज़ करने हैं, जैसे कि वार्निश, लाइनर एंड बेस यूज़ करने हैं ताकि पल्प प्रोटेक्टेड रहे।
कैविटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो केयरफुली कैविटी को प्रिपेयर करना है ताकि डीप ना हो, और पॉलिशिंग के टाइम प्रॉपर कूलेंट और स्पीड को मेंटेन करना है. In irreversible pulpitis, as the inflammation has reached beyond the pulp and in periapical region, the only and only treatment is pulpectomy if the tooth is deciduous, or RCT if the tooth is permanent, followed by post-endo restoration. After preventive measure in reversible pulpitis, second is removal of stimuli. जो भी स्टिमुलस है जो पल्प में इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है या पेन इंड्यूस कर रहा है या फिर पेन को एग्रीवेट कर रहा है, उस स्टिमुलस को हम रिमूव करेंगे ताकि पल्प जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर केरीज है तो केरीज को रिमूव करेंगे एंड रेस्टोरेशन करेंगे. ट्रोमैटिक ऑक्लूजन है तो ट्रोमैटिक ऑक्लूजन को हम करेक्ट करेंगे. अगर रेस्टोरेशन के नीचे सेकेंडरी केरीज हो रही हैं तो रेस्टोरेशन पहले रिमूव करेंगे, देन उस केरीज को रिमूव करके दोबारा से रेस्टोरेशन करेंगे. अगर टूथ फ्रैक्चर है तो आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रैक्चर सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा हो इनामल और डेंटिन को, एंड देन उसको करेक्ट करेंगे. लेकिन अगर पेन तब भी परसिस्ट कर रहा है प्रिवेंटिव मेजर करने के बाद, रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई के बाद, तो we can go for RCT. Now the prognosis. Reversible pulpitis has always a good prognosis if the irritant is removed, whereas in irreversible pulpitis the prognosis is favorable if the patient is maintaining proper hygiene and maintaining their post-endo restoration. That's all for today. Thank you for watching part 2 of reversible versus irreversible pulpitis. But if you have not watched part 1 yet, I highly recommend checking it out. It covers the basics and will make today's topic even clearer. You will find the link to part 1 on the screen right now and also in the description below. Click on it and continue learning. If you have any doubt or confusion, drop them in the comment below. I will surely clear them. If this video helped you, make sure to like, share and subscribe for more dental videos. Thank you.